इसका करेक्ट होगा। डेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी को बेस्ड क्वेश्चन कौन सा हो सकता है करेक्ट? या हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई इक्वेशन हो जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है तो रेट लॉ लिखने के लिए, रेट इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या इसके जगह पे लिख सकता हूँ, यानी r इक्वल्स टू स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हो। तो r इक्वल्स टू dc ऑफ a यानी रिएक्टेंट a अपॉन dt, और ये कितना हो जाएगा अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इसका है, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा dc ऑफ b अपॉन dt अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव और dc ऑफ c अपॉन dt अपॉन क्या हो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक, ये लिख सकते हैं ना। तो इसके लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है x, यहाँ y दिया हुआ है, और इसके लिए z दिया हुआ, यहाँ से लिख दो क्या आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे a अपॉन dt, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a का कितना x है, तो x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/x लिख सकते हैं। फिर दूसरा b के लिए कितना हो जाएगा, dc ऑफ b क्या हुआ, चलो ठीक है। तो dc ऑफ b अपॉन dt, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट b का कितना है, यानी 1/y लिख लेंगे, ठीक है। और c के लिए कितना है, ये पॉजिटिव होगा, और c अपॉन dt, और इसका कोएफिशिएंट कितना है z, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना 1.5, यानी r इक्वल्स टू ये जितना भी होगा ये सब किसके लिए होगा, r के लिए, ठीक है। तो मुझे x y और z पता करना है कितना होगा। तो एक का यहाँ पे यानी c के लिए दिया हुआ है। अब z के जगह पे हम लोग यानी 1/z के जगह पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना। 1.5 का मीनिंग क्या हुआ 3/2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा इन सब के लिए, तो इसके लिए यानी एक का मालूम है और ये दो का नहीं मालूम है, इसको थर्ड मान लिया और इसको सेकंड। तो एक का मालूम है, इसके जगह पे कितना लिख लिया हम 3/2। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, फिर इन दोनों को कर लो, आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 3/2 और dc ऑफ c अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसका अगर करना है तो 1/x और dc ऑफ a अपॉन dt, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यानी अगर हम लोग देखें तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a के लिए कितना आ जाएगा और b के लिए कितना आ जाएगा, यानी x y और z। तो उल्टा हम लोग करेंगे ना, डिवाइड करते हैं तो इसके लिए डिवीजन में कौन सा ये आएगा ना टर्म, c के लिए कौन सा हो गया 2, यानी z के जगह पे कितना हो गया 2। तो इस तरह से x कितना हो गया 3 और y भी कितना हो गया 3 आ जाएगा। यानी ये अगर यानी 3 को मैं इधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, यहाँ पे ये हटा दो तो
यानी 2 को रहने दूं तो 3 डिवीजन में चला जाएगा। इधर भी क्या है, y की जगह पे भी 1/y की जगह पे कितना आ जाएगा 1/3, यानी इन दोनों को कंपेयर करूं फिर इन दोनों को कंपेयर करूं तो कितना आ जाएगा, x भी 3 आएगा और y भी 3 और z कितना 2। डिवीजन वाला जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे देखो, ध्यान देखो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ तो x y और z, ठीक है। हाँ ये इसका दिया हुआ है 1.5 इंटू DC ऑफ dt, यानी C के लिए इसका दिया हुआ है, तो इसको मैं तोड़कर लिख लिया 3/2। 1.5 को 3/2 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो डिविजनल जो प्रॉपर्टीज होता है, कहने का मीनिंग जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है डिवीजन में आता है, जो कि यहाँ पे आया है x, यहाँ पे तो x डिवीजन में आया है, यहाँ पे y b के लिए और यहाँ पे c के लिए कितना z। तो कोई दिक्कत नहीं था, होल नंबर था तो होल नंबर ही रहेगा। कहाँ पे, हाँ अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरा कुछ रहता 3 रहता, ठीक है, तो 3 रहता तो इसके लिए कितना हो जाता 3/1 हम लिख सकते हैं ना, तो 1 किसका हो जाता z के लिए और 3 किसका हो जाता है x और y के लिए। आया समझ, यानी इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लो, इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लो। आया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि C 3 3 2। आया समझ में कि नहीं आया हो तो बता देंगे एक बार ऐसे करके, बोलो। चलो देखो, हाँ डिवीजन में ही तो इसीलिए तो मैं वो निकाल रहा हूं। देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, ये C के लिए दिया हुआ 1.5 इंटू DC अपन dt दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख लिए यहाँ पे 3/2 DC ऑफ C अपन dt। अब इसको मैं इसके साथ यानी कंपेयर कर लिया तो 1/x और DC ऑफ A अपन dt, ठीक है। तो मुझे x पता करना है, तो अभी यहाँ पे x मैं हटा रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि डिविजनल जो भी प्रॉपर्टीज होता है ये यानी कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है डिवीजन में जाता है, तो a का मुझे पता करना है। तो यहाँ पे मैं 1/2 3 इंटू 1/2 DC अपन dt इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ DC ऑफ A अपन dt लिख सकते हैं। तो ये 1/2 DC ऑफ C अपन dt इज इक्वल्स टू 1/3 DC ऑफ A अपन dt। आया, तो यहाँ x था ना, यहाँ पे देखो तो ये x, तो x की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, a के लिए x कितना आ गया 3, तो सिमिलरली y के लिए भी क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ गया c के लिए 2। आया समझ में, तो इसीलिए क्या बन गया 3 3 2। चलो नोट करो क्या हुआ, हाँ ये पूरा दिया हुआ है 1.5 DC यानी प्रोडक्ट का ये, ठीक है, पूरा कंप्लीट इतना दिया हुआ है, ये गिवन है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है डिवीजन में आता है, ये तो यानी 3 वाला तो मल्टीपल में है, तो वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा नहीं इसका। C के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा होगा, डिविजनल वाला, यानी 2 होगा। इसका मीनिंग ये इधर जाएगा तो ये आ गया A के लिए डिवीजन में, तो B के लिए भी आ जाएगा, तो 3 3 2। इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, in the formation of sulfur trioxide by the contact process, इक्वेशन दिया हुआ है SO2 O2 और ये SO3, इसी को सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल रहा है, ठीक है। यानी SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा है तो SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और ये 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो इनका फेज दिया हुआ है भी गैसियस है, गैसियस और ये गैसियस फेज,
The rate of reaction is expressed as the rate of reaction is expressed as dc of O2 upon dt equals to 2.5 into 10 to the power 4 mole per liter per second. ठीक है. The rate of disappearance of SO2 will be the rate of disappearance of SO2 will be what. ठीक है. ऑप्शन ए दे दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -4. बी ऑप्शन दे दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 और इधर डी ऑप्शन दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक है. चलो अब इसमें इसका मीनिंग कि यहाँ भी क्या होगा, ये माइनस में होना चाहिए, ये गलत दिया होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या दिया हुआ है, SO2 कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाया जा रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है और ये प्रोसेस जो है उसको कांटेक्ट प्रोसेस बोला जाता है. इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, बहुत सारे मेथड मेटलर्जी में. और ये रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि दिया हुआ है O2 के लिए इतना, तो पूछ रहा है कि डिसअपियरेंस ऑफ SO2 कितना होगा. चलो देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करनी है. क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है O2 के लिए इतना. अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना. तो जो अभी मैं कंसेप्ट अप्लाई किया था वही यहाँ भी कर लेना है. तो DC ऑफ SO2 अपन क्या हो जाएगा dt और यहाँ पे 1/2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल्स टू DC ऑफ O2 अपन dt और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करे या ना करे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है. तो SO3 अपन dt और एक इसके इक्वल हो जाएगा R. ठीक है. तो ये दिया हुआ है O2 का, मुझे किसके लिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि डिसअपियरेंस पूछ रहा है. तो डिसअपियरेंस में अब यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, इसको इन दोनों को इक्वेट कर ले. तो 1/2 SO2 DC ऑफ SO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू DC ऑफ O2 अपॉन dt. ठीक है. और कितना दिया हुआ है ये देखो, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4. तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4. अब मुझे क्या पता करना है, डिसअपियरेंस. तो डिसअपियरेंस में ये यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे DC ऑफ SO2 अपॉन dt और ये 2 इधर मल्टीपल में चला जाएगा ना. तो 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -4. देखो तो कहीं है, ये हो जाएगा, सिंपल है. ठीक है. तो ऑप्शन ए हो जाएगा. क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, माइनस का मैं पहले भी बताया ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है. नेगेटिव पॉजिटिव साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कि किसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है और किसका इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ऑर्डर हम लोग देखे थे, एक्सपेरिमेंटल टर्म है। इसका मीनिंग कि ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड there is no relation between order and stoichiometric coefficient, ठीक है। तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल टर्म है, इसको एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जा सकता है, और इनमें जो भी रिएक्शन होंगे उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। सपोज कि मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिया ए और यहाँ पे प्रोडक्ट बी मैं मान लिया, ठीक है, रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट बी। अब इन दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन, जो कि यहाँ पे एन क्या है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो कि एक्सपेरिमेंटली वहाँ पे रखा गया है। तो एक्सपेरिमेंटली ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एन, यानी रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का। लेकिन अब ये डिपेंड करता है जो ऑर्डर कैसा है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा ना। तो आर प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन मुझे इसके साथ साथ ऑर्डर पता होनी चाहिए, तब तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए द होल पावर एन, ठीक है, जो कि एन यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो होता क्या है, यानी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन का मीनिंग ये होता है कि आर जैसे हम लोग लिए यहाँ पे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर एन है, ठीक है। अब एन को डिटरमाइन करने के लिए, ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए ये देखा जाता है, यानी केस फर्स्ट में लिया, केस फर्स्ट ये बार बार यानी कि ये जो है पुट करके देखा जाता है कि क्या रिलेशन है। सपोज कि ए का कंसंट्रेशन, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन यानी कि मोलर कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन 10 है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं ले लिया फर्स्ट केस में कि कंसंट्रेशन ऑफ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज डबल, ठीक है, यानी कि ए का कंसंट्रेशन अगर मैं डबल किया तो आर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चेक किया जाता है, यानी कि रख करके चेक किया जाता है कंसंट्रेशन। तो अगर मान लेते हैं कि आर का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैं डबल कर दिया, और रिएक्टेंट ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो दिख रहा है ये भी अगर डबल हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया कंसंट्रेशन को डबल करने से, इसका मीनिंग कि ऑर्डर क्या हो गया,
कंसंट्रेशन में डबल कर रहा हूं तो रेट भी डबल हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली का। इसका मीनिंग ऑर्डर क्या हो गया? 1। तो इस केस में यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। डायरेक्टली आने का मीनिंग क्या है कि ऑर्डर फर्स्ट हो गया, यानी n इक्वल्स टू 1 हो गया। दूसरा केस में लिया, देखो यहां केस 2 में लिया कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। देखो यहां पे कंसंट्रेशन में क्या कर रहा हूं? डबल कर रहा हूं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, कांस्टेंट है। इसका मीनिंग कि ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर क्या आ गया? अरे जीरो ऑर्डर आ गया ना। यानी यहां पे देखो ना, इसको मैं डबल करूं, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, ठीक है। इसको डबल कर रहा हूं, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। तो इसको यानी कांस्टेंट होने का मीनिंग कि ऑर्डर यानी कब ये कांस्टेंट होगा? जब ऑर्डर 0 होगा तब तो। समथिंग पावर 0 कितना? 1। तो जब ऑर्डर 0 होगा तब तो कांस्टेंट होगा ना। अभी मैं एक क्वेश्चन भी बताया था इसके पिछले क्लास में, उसमें 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि ऑर्डर और यानी रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन निकाले थे ना। तो हम लोग क्या देखते थे? रेट ऑफ रिएक्शन में कितना का चेंजिंग आ रहा है, फिर कंसंट्रेशन में कितना का चेंज आ रहा है। अगर उसमें से अगर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, इसका मीनिंग ऑर्डर क्या हो गया? 0 हो गया ना। यानी इसको कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा हूं, यहां पे ध्यान दो, जैसे n है यहां पे देखो, अब इसको मैं डबल कर रहा हूं, यानी पहले सपोज कि x था, अब मैं क्या कर दिया 2x, लेकिन n इक्वल्स टू क्या है यहां पे? 0। तो जब ऑर्डर 0 हो गया तो चाहे आप रेट कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, 2 टाइम्स कर लो, 10 टाइम्स कर लो, इस पे कोई इफेक्ट आएगा? तो समथिंग पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया ना। तो इस केस में यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, या जो भी करना है कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ना आए, कांस्टेंट हो, इट मींस ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 ऑर्डर, ठीक है। यानी ये 0 ऑर्डर हो जाएगा। केस 3 में इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल and rate of reaction is increased 4 times, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो यहां पे कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं? डबल, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? 4 टाइम्स। यानी ये मैं डबल कर रहा हूं तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मीनिंग ये 4 टाइम्स कब होगा? जब यहां पे पावर क्या हो? 2 हो, यानी ऑर्डर 2 होगा तभी तो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इसका मीनिंग कि ऑर्डर क्या हो गया? यहां पे 2 हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो इसी तरह से बारी बारी से यानी कि ये वैल्यू चेक करके पुट करके चेक किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि रिलेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच रिलेशन क्या है। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है, खासकर ये इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें, उसके लिए यानी किस ऑर्डर में हम वर्क करें, किस तरह से काम करें,
कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, तो उसके लिए ऑर्डर क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन मैं क्या पुट कर सकता हूँ, तो इंडस्ट्रियल पर्पज से ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, उसमें इसका कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। कहाँ ये, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। हाँ, इंक्रीज शॉर्ट फॉर्म में, लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि शॉर्ट फॉर्म में। इंक्रीज्ड बाई, अपवर्ड का मीनिंग इंक्रीज करना, डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज करना। चलो यहाँ पे मैं अब ऑर्डर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे इसमें मैं पहले भी डिस्कस किया था कि जीरो ऑर्डर पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर का हम लोग डिफाइन कर चुके, ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, और उसके बाद हम लोग ये भी डिफाइन किए कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच क्या रिलेशन है। कैसा रिलेशन, अभी हम लोग देखे थे, डायरेक्टली का रिलेशन है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करनी है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर n आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, तो R मैं ले लिया y एक्सिस के लॉन्ग और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया x के लॉन्ग। ग्राफ कैसे जाएगा, कैसा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह का जाएगा। तो अब यहां पे मैं एक इक्वेशन कंसिडर किया, A रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट B है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा स्पेस देकर मैं लिख रहा हूं, बाद में लिखना आप। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। ठीक है, अब n मुझे यहां पे पता नहीं है। ठीक है, n यहां पे ऑर्डर है और वो ऑर्डर यानी कि एक्सपेरिमेंटल है, अभी हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कि मैं टाइम ले लिया कि t इक्वल टू जीरो। t इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या हुआ, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो t इक्वल टू जीरो पे सपोज कि इसका कंसंट्रेशन A है, कितना है, A मोल पर लीटर, यानी इसका कंसंट्रेशन A है, तो B का कंसंट्रेशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं बनेगा। अब चेंज हुआ, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो चेंज करेगा। अब चेंज किया, सपोज कि ये x यूनिट से किया, तो यहां पे -x मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसीलिए मैं यहां पे माइनस लिखा। तो जितना ये डिसोसिएट करेगा उतनी ये इधर क्या होगा, प्रोड्यूस होगी। तो -x किया तो इधर क्या, +x आया समझ में। लेकिन अब फाइनल एट टाइम t इक्वल्स टू t डैश, यानी जब रिएक्शन जितना होना था हो गया, तो यहां पे रेस्ट अमाउंट कितना बचेगा, A माइनस x। t टाइम के बाद कितना अमाउंट बचेगा इसका, कंसंट्रेशन A माइनस x, तो ये कितना, ये +x ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन यानी A मैं t इक्वल टू जीरो पे दिखाया हूं, t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन A है, इसको मैं लिख रहा हूं C0। ठीक है, A भी लिख सकते हो, C0 भी लिख सकते हो, आया समझ में। तो C0 का मीनिंग हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको आप A0 भी लिख सकते हो, यानी किसी किसी बुक में आपको A0 भी मिलेगा, किसी में C0 भी मिलेगा और A भी मिल सकता है। और ये क्या है, T टाइम का कंसंट्रेशन है, तो T टाइम पे कंसंट्रेशन जो A माइनस x आ रहा है, इसका मैं नाम दे दिया CT, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। ठीक है, या दूसरा हम इसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं क्या, AT, आया समझ में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T। ठीक है, अब मैं अगर जीरो ऑर्डर कंसिडर कर रहा हूं, यानी जीरो ऑर्डर के लिए मुझे इक्वेशन डिफाइन करनी है, तो n का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या करना होगा, जीरो करना होगा ना। चलो यहां पे फॉर जीरो ऑर्डर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग ऑर्डर कितना होनी चाहिए, यानी कि n इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए, तभी तो जीरो ऑर्डर होगा। तो यहां से क्या मुझे मिल जाएगा, R इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कितना, जीरो। लेकिन अब ये कंसंट्रेशन जो हम लोग यूज करते हैं टी टाइम का कंसंट्रेशन यूज करते हैं, तो R इज इक्वल्स टू कितना, K इंटू A माइनस एक्स द होल पावर जी। लिख सकते हैं ना, तो कितना आ गया, R इक्वल्स टू K इंटू A माइनस एक्स, यानी A माइनस एक्स के जगह पे CT लिख सकते हो आप, नहीं तो AT भी लिख सकते हो। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हो, dx अपॉन dt या dc अपॉन dt। अब यहां पे रिएक्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, dc ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू a माइनस एक्स द होल पावर जीरो। अब समथिंग पावर जीरो क्या होता है, 1, तो इसको लिखने का क्या जरूरत है, यहां पे लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, dc ऑफ a अपॉन dt इक्वल्स टू k, इतना लिखेंगे। अब चलो यहां पे ये देखो, अलग क्वांटिटी है, अलग क्वांटिटी है, क्या कंसंट्रेशन है, टाइम है। तो यहां पे मैं क्या कर लिया कि dc ऑफ a इक्वल्स टू k इंटू dt लिख सकता है, इतना लिख सकते हैं ना। यहां पे अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, ठीक है। चलो इधर मिटा दो ना, तो अब हम लोग क्या कर ले कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर ले। तो यहां से इसको इंटीग्रेट अगर कर लेते हैं तो dc ऑफ a माइनस बाहर में कर लिए, और ये कितना हो जाएगा, k dt। तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन पढ़े हो ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ यहां पे, यहां ध्यान दो, ये डीसी का, यानी डीसी का मीनिंग चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डीसी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी होगा। अब यहां पे यानी कि ए के रिस्पेक्ट में मैं लिखा हूं, तो इसका लोअर टू हायर लिमिट क्या है, देखो तो लोअर लिमिट क्या है, जीरो, हायर लिमिट क्या है, यानी कि जीरो पे, यानी टाइम, अगर टाइम देखे तो इधर 0 टू t, लेकिन कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, सी नॉट या ए नॉट बोल सकते हैं, और दूसरा सी टी और ए टी। तो मैं क्या लिख लूं यहां पे, आप जिसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हो कर सकते हो, मैं सी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो सी नॉट टू सी टी, ये कितना हो जाएगा, 0 टू t, लिख सकते हैं ना। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस, और ये कितना आ जाएगा, यहां पे a अपन ए के लिए यहां पे सी नॉट से सी टी, और इज इक्वल्स टू डी टी का क्या होता है, t, तो k इंटू टी और 0 टू t, लिख सकते हो। अब बताओ क्या हो जाएगा यहां पे, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस और सी टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो सी टी माइनस सी नॉट इक्वल्स टू के टी, लिख सकते हो ना, नहीं आएगा ना। चलो अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। या दूसरा क्या लिख सकते हो, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। तो एक इक्वेशन आ गया यहां पे। चलो ये अब इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करो, क्या आएगा इसका ग्राफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो ना, स्लोप फॉर्म इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो उससे ग्राफ ड्रॉ करो, क्या आएगा, सी नॉट माइनस सी टी का
और टाइम के बीच। तो इसके लिए देखो यहाँ पे आया क्या है इक्वेशन, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी, ये इक्वेशन आया है। ठीक है, तो वाई एक्सिस यानी इसको वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से रिलेशन देखो क्या आ जाएगा। तो सी नॉट माइनस सी टी वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं ले लिया और एक्स के अलॉन्ग क्या ले लिया, टाइम टी। ग्राफ कैसा जाएगा, कैसा, कहां से पास करेगा, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है कांस्टेंट जो कि इंटरसेप्ट यानी जीरो है यहाँ पे। तो एम एक्स यानी कि इससे कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि यहाँ पे c क्या है, जीरो है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स, स्लोप क्या आ गया यहाँ पे, क्या है ना, स्लोप कैसा है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है ना। इसके देखो ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ना। ठीक है, और कुछ इसमें इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट तो जीरो है यहाँ पे, जब जीरो है तो कहाँ ओरिजिन से पास करेगा ना, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि स्लोप क्या होगा, स्लोप को क्या बोलते हैं tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है y बाई एक्स। ठीक है, अब थीटा जो भी हो, अगर मान लेते थीटा वगैरह दिया हुआ है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बीच रिलेशन निकालो, सी टी और टाइम टी के बीच क्या होगा रिलेशन, ठीक जाएगा इसका ग्राफ, सी टी और टाइम टी के बीच रिलेशन निकालना। अरे क्या, ये तो सिंपल है, मैथ्स का सब स्टूडेंट हो ना, तो ये तो आना चाहिए फटाफट। टोटल बायो है क्या, अरे फिर भी ये क्या है, ये 9th का ये वन वेरिएबल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना, वही चीज है और क्या है, सिंपल है। तो चलो यहाँ पे सी टी, यहाँ ध्यान दो, मुझे सी टी और टाइम टी के बीच रिलेशन निकालना है। तो क्या कर लेंगे, सी टी मुझे पता करने के लिए क्या कर ले, यहाँ से देखो इसी इक्वेशन पे ध्यान दो, यहाँ से मुझे क्या चाहिए सी टी, और सी टी निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इधर माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यानी सी टी इक्वल्स टू माइनस के टी या प्लस सी नॉट आएगा, यही आएगा ना। तो अब सी टी और टी के बीच मुझे, अब यहां से अगर देखा जाए तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इससे रिलेशन निकाल लो। सी इंटरसेप्ट कितना है, सी नॉट, स्लोप कितना आ गया, निगेटिव आ गया ना, अब स्लोप माइनस के, एक्स के जगह पे टी, यानी एक्स टी का फंक्शन है यहाँ पे, और ये सी टी यानी वाई, तो यहाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग सी टी और एक्स के अलॉन्ग टी मैं रखा हूं। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, स्लोप तो निगेटिव आ रहा है, तो क्या डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड, कैसा, डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि निगेटिव है, तो डाउनवर्ड मैं इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, देखो तो यही एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो यहां पे स्लोप कितना आ गया, यहां पे स्लोप यानी कि tan थीटा कितना माइनस के, और ये क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, और इंटरसेप्ट कितना है सी नॉट। ठीक है, चलो लिखो यहां पे। तो अब देखो यहां पे ये सी नॉट क्या था यहां पे, यहां ध्यान दो, सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। इसका मीनिंग कि इस पॉइंट पे आकर के क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट कंज्यूम हो जा रहा है, कंप्लीटली खर्च हो जा रहा है। यहां पे इसका कुछ अमाउंट बचेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सिस पे कट कर रहा है ना,
इसका मीनिंग कि इस पॉइंट पे Ct क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, Ct 0 होने का मीनिंग, अब इस इक्वेशन में Ct अगर 0 हो गया तो क्या आ जाएगा रिलेशन, C0 माइनस, यानी C0 इक्वल्स टू KT। तो T मुझे कितना मिल जाएगा, C0 बाई K। C0 बाई K यानी इसका मीनिंग कि T 100%। यानी अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी इस एक्सिस को जब टच कर रहा है तो 100% इसका अमाउंट कंज्यूम हो जा रहा है। इसका मीनिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और अमाउंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट में लिख लेना, पहले इसको लिखो उसके बाद नोट पॉइंट में लिखो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for zero order reaction, concentration of reactant can be consumed completely। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, कंप्लीटली खर्च हो सकता है। ठीक है, अगर मुझे जैसे यहां पे आया है कि T यानी टाइम T इक्वल्स टू C0 बाई K, तो अगर मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो और ये रेट कांस्टेंट, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं कि कितने टाइम में 100% क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं T100। ठीक है, अब देखो यहां पे C0 को हम लोग क्या कंसिडर किए थे, C0 किसको माने हैं, A को, इनिशियल कंसंट्रेशन को, और Ct किसको माने हम लोग, A माइनस एक्स को, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। तो यहां पे वो रखो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A, यानी इसके लिए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन A है और ये T टाइम का A माइनस एक्स है। तो इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसका डिफरेंस x आएगा, यानी x इक्वल्स टू KT आया। तो x क्या है यहां पे, ये x कौन सा अमाउंट है, अमाउंट डिसोसिएटेड। ठीक है, यानी रिएक्टेंट का कितना अमाउंट डिसोसिएट कर रहा, ठीक है, रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अमाउंट जो हम लोग यहां पे चेंज दिखाया है ना, कितना से वो टूट रहा। तो x मुझे यहां पे मिल गया, यानी x इक्वल्स टू KT। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो x इक्वल्स टू KT का मीनिंग ये हो गया कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कौन से कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट, या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को फिर स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग जब ये कांस्टेंट है तो x क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, नोट करो। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, x ये पॉजिटिव है ना, x इधर पॉजिटिव x किसके लिए आया था, प्रोडक्ट के लिए। इसका मीनिंग कि प्रोडक्ट का अमाउंट जितना प्रोड्यूस होगा, यानी टाइम जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर ये बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, यानी ये बढ़ेगा तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। यानी दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली का है। ठीक है,
हाफ लाइफ का नाम सुने हो? हाफ लाइफ, फुल लाइफ का तो नाम सुने थे। हाफ लाइफ यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कितना समय में रिएक्टेंट का 50% अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट विल बी हाफ लाइफ। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन होगा तो 50% कन्वर्ट होने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना समय लग रहा है, उसको हम लोग स्मॉल टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग कि इस रिलेशन से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि x इक्वल्स टू, जैसे ये आया है के टी, तो हाफ लाइफ का मीनिंग हो गया कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x का मीनिंग कितना, a/2। ठीक है, यानी हाफ लाइफ का मीनिंग कि x यहां पे कितना होगा, a/2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, a, तो a/2 होने में कितना समय लग रहा, उसी को ना हाफ लाइफ बोलेंगे। इसका मीनिंग कि हाफ लाइफ के लिए क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन अगर इनिशियल a है तो a/2 होने में कितना समय लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग x की जगह पर क्या लिखेंगे, a/2। तो यहां से a/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, के टी, तो t इक्वल्स टू कितना, a/2 के। अब यहां से इसको t हाफ लगा देंगे, तो ये आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। ठीक है, तो एक पॉइंट में लिख लेना हाफ लाइफ का मीनिंग कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम in which 50% of amount of reactant, 50% amount of reactant is converted into product, 50% amount of reactant कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और वो कितना आ गया जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, टी हाफ a/2 के, प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो ये हाफ लाइफ आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए a/2 के। 2 क्या है, अरे वो भी तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, और k भी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसका मीनिंग ये टर्म तो पूरे कांस्टेंट हो गया, 2k क्या हो गया, पूरे कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल टर्म क्या है, ये कंसंट्रेशन a, और ये इसका मीनिंग कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच कैसा रिलेशन आया, डायरेक्टली का आया। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, एक हम लोग क्या लिखे थे, C0 दिखाए थे या A0 दिखाए थे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनके बीच आ गया एक रिलेशन कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, कांस्टेंट है, और ये अगर बढ़ाता हूं तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसका मीनिंग डायरेक्टली का रिलेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच एक ग्राफ में कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक है, या C0 ले लिया, इधर हाफ लाइफ। अब डायरेक्टली का रिलेशन है, इसका मीनिंग कैसा जाएगा, इस तरह का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, यानी ऑर्डर n इक्वल्स टू कितना, 1 होनी चाहिए। इसका मीनिंग कि इस केस में यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और ये कितना होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। तो R इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dx अपन
डी सी ऑफ ए अपन डी टी, और ये कितना आ जाएगा के इंटू, अब टी टाइम का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स और द होल पावर 1, यही आएगा ना। टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना आया था रिएक्टेंट का, ए माइनस एक्स आया था, जिसको हम लोग सी टी लिखे थे या ए टी लिखे थे। तो जो अभी हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो टी टाइम का करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 होगा, सी ऑफ ए अपन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस एक्स इक्वल्स टू के डी टी, यानी सेम क्वांटिटी को सेम जगह में कर लिया, ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है, तो इसको मैं इसीलिए डी सी ऑफ ए अपन क्या कर लिया a माइनस एक्स, और ये डिफरेंट क्वांटिटी है, टाइम है, तो इसको मैं इधर कर लिया के डी टी, ठीक है। चल अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या होगा बताओ तो। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a माइनस एक्स द होल पावर -1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इस फॉर्म में कर ले। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये dx अपन x को क्या लिखते हो, dx अपन x का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लिखते हो 1, देखो उसको 1 लिखता है, किसी को नहीं पता है। dx अपन x का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लिखते हो, या 1/x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा dx, यानी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो dx अपन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x, या दूसरा लिख सकते हो log x, लिख सकते हो ना। तो log x लिख लो या ln x लो। तो ln का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे बेस जहां भी ln लिखा हुआ है इसका मीनिंग की बेस e है, और जहां पे log लिखा हो इसका मीनिंग की बेस 10 है, ठीक है। अब इसको पूरा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे log 10x, और इसको क्या लिखोगे ln ex, ठीक है। तो ln लिखने का मीनिंग ही हो गया बेस वहां पे e है, साइलेंट है, और log लिखने का मीनिंग ही हो गया जो बेस क्या है 10 है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसका उसी फॉर्म में तो है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, नेगेटिव ऑफ ln a माइनस एक्स लिख सकते हैं। वहां पे dx अपन x था तो log x, यहां पे dx अपन क्या है, dx के जगह पे dA है, अपन dA अपन कितना a माइनस एक्स, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख लिए ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना k t प्लस सी। आया समझ। अब इनडिफिनिट है तो यहां पे कोई कांस्टेंट आ गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब इस केस में यहां पे एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x कितना था, t इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या, जिस कंडीशन पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, और जिस कंडीशन पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो x कुछ बनेगा नहीं, तो x कितना हो जाएगा 0। इसका मीनिंग अब ये मैग्नीट्यूड इसमें रख लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिल जाएगा ln a, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ln a इक्वल्स टू, अब t इक्वल टू 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, तो कितना बच गया c। इसका मीनिंग कि अब मुझे डायरेक्ट क्या मिल गया, c का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब ये इक्वेशन ये मैग्नीट्यूड इसमें पुट कर लो तो क्या मिल जाएगा फाइनली ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी माइनस ln a, ये आ जाएगा, ठीक है। के टी इक्वल्स टू अगर मैं निकाल लूं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे
के टी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे ln a माइनस ln a माइनस एक्स, ये मिल जाएगा के टी इक्वल्स टू आएगा, यानी ये इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ln a, ये पहले से इधर माइनस लगा हुआ है तो ln a माइनस ln a, ठीक है। अब लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन सबको मालूम है, यानी कि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और log m बाई n क्या होता है, ये हो जाता है log m माइनस log n। तो वही टर्म तो यहाँ पे है, अब 10 बेस नहीं है, ई बेस है, तो यानी log a माइनस log m माइनस log n, इसका मीनिंग कि इसके लिए हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा के टी इज इक्वल्स टू ln a बाई a माइनस एक्स, ये लिख सकते हो। अब फाइनली यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है टी टाइम का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये बेस ई है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको अब चेंज कर रहा हूँ 10 बेस पे, तो के टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बेस से 10 बेस पे जाने के लिए क्या करते हैं, कितना से, हाँ, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो फाइनली अगर मुझे टी निकालना है, टाइम निकालना है, तो ये आ जाएगा 2.303 अपन के लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स, और ये आ गया, दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। अब अगर रेट कांस्टेंट मुझे पता करना है, हाफ लाइफ या टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन देना पड़ेगा उसको, ठीक है, और डिसोसिएटेड अमाउंट देना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पुट करके, ठीक है। या अगर के दिया हुआ है तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, क्या चीज़ आ गया, हम लोग देखे कि एक इक्वेशन ये आ गया जो कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं के टी इक्वल्स टू ln a इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि फाइनली हम लोग के टी इक्वल्स टू ln a माइनस, तो इसका भी हम लोग ग्राफ अगर ड्रा करना हो तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके लिए ग्राफ ड्रा करनी है तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस क्या आ जाएगा ln a, यहीं आएगा ना, इसको इधर मैं ला दिया तो प्लस आ गया, और ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो तो इसका ग्राफ ड्रा करो, क्या बनेगा, इस तरह का। स्लोप क्या है यहाँ पे, निगेटिव, स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, y के जगह पे कितना है ln a माइनस एक्स है, और x जो है यहाँ पे t का फंक्शन है, तो इंटरसेप्ट कितना है, पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग इंटरसेप्ट सपोज कि मैं इतना ले लिया इधर, तो ये आ जाएगा इंटरसेप्ट ln a, और ग्राफ जो है डाउनवर्ड इधर जाएगा, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये थीटा आ रहा है, तो स्लोप यहाँ पे आ गया माइनस के, ठीक है। यहीं अगर 10 बेस पे निकालना हो, ग्राफ ड्रा करनी हो, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ln के जगह पे log लिखेंगे, और ये log आ जाएगा a माइनस एक्स, और इधर t, और फिर यहाँ पे इस तरह का आएगा, और ये थीटा
यानी m इक्वल्स टू ये स्लोप आ जाएगा मुझे कितना 10 बेस पे करेंगे तो स्लोप क्या लिखेंगे यहाँ पे e बेस पे तो क्या आ रहा है 10 बेस पे क्या लिखेंगे बताओ। अभी मैं इक्वेशन भी निकाला था e बेस पे स्लोप क्या आया माइनस के अब बेस 10 होगा तो क्या तुम लोग साफ जो हैं शुतुरमुर्ग की तरह सब बैठा हुआ तो माइनस के बाई 2.303 इतना सिंपल जब नहीं आएगा तो क्या बनाओगे क्वेश्चन सब लिखा हुआ है उसमें पुट करना है। अब 10 बेस पे क्या हो जाएगा 2.303 से डिवाइड हो जाएगा इसी को डिवाइड कर लो देखो चेंज करके देखो यहां से दिखा दे रहा हूं इक्वेशन यही है तो ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के टी अब प्लस ln a लिख रहे हो ई बेस पे 10 बेस पे करोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग a ऐसे लिखोगे। अब 2.303 से डिवाइड कर दो बचेगा क्या लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के अपन 2.303 एंड टू टी अपन 2. कैंसिल हो जाएगा तो लॉग ऑफ a देखो y इक्वल्स टू mx प्लस सी क्या आ गया स्लोप क्या आ गया यहाँ पे यही आया ना